जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 19 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत गति क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 5.67 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.67 पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 5.67 मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 6.67 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी कवर करती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस वस्तु का औसत गति क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम को हम लोग क्या कहते हैं। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी औसत वेग कहते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में t1 कितना है, यानी कि पहला समय कितना है। आप कहेंगे सर 4 सेकंड। अच्छा, t1 में ये कितना दूरी कवर कर रहा है, तो आप कहेंगे सर d1 दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में 18 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, यानी कि पहले 4 सेकंड में 18 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। फिर आपका दूसरा टाइम क्या है, तो सर दूसरा टाइम है 2 सेकंड और इस 2 सेकंड में ये कितना दूरी कवर कर रहा है, तो सर d2 कवर कर रहा है 16 मीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, औसत वेग क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे और इसके जोड़ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फॉर्मूला तो यही कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका टोटल टाइम कितना होगा। आप कहेंगे t1 प्लस t2, यानी कि टोटल टाइम आपका 6 सेकंड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आप कहेंगे सर d1 प्लस d2। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 34 मीटर। फार्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टोटल डिस्टेंस जो 34 है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 5.666 के समथिंग आएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.67 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड को या तो आप ऐसे लिख लें या फिर आप ऐसे लिख लें, बात क्या है सर, बराबर है। यानी कि आपका सही आंसर कितना होगा, आप कहेंगे 5.67 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। आप कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 5.67 मीटर, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है लेकिन पर सेकंड छोड़ दिया है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा चला गया सर। आपका दूसरा ऑप्शन है 5.67 पर सेकंड, आप कहेंगे सर यहाँ पे मीटर छोड़ दिया है, दूसरा ऑप्शन भी आपका चला जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन है 5.67 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या होगा सही आंसर। आप कहेंगे सर इसमें वैल्यू भी सही है और यूनिट भी सही है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आप कहाँ पे फंस सकते हैं, तो सर आप अपने ऑप्शन में फंस सकते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपका सेम वैल्यू है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, तो सर यूनिट का है। ये चीज़ आप एग्जाम हॉल में ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आकार, दूसरा ऑप्शन है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान संख्या और चौथा ऑप्शन है परमाणु क्रमांक। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग संख्या की बात करते हैं या फिर वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, तो अगर हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी में उस तत्व के
वर्ग या समूह संख्या को बताता है, वर्ग या समूह संख्या को बताता है। यानी कि अगर आपको किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आवर्त सारणी में वो तत्व आपका किस वर्ग या समूह में पाया जाएगा। सरल शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आवर्त सारणी में वो वर्ग की संख्या को बताती है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी एक ही वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाएंगे, आवर्त सारणी के किसी एक ही समूह में जितने भी तत्व पाए जाएंगे उन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर समान होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो आप सभी हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो आवर्त सारणी में उसके वर्ग संख्या को बताता है, और आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाएंगे उन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो सर समान होगा, यानी कि बराबर होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है, आप कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अलग अलग चीज होता है। आप सभी कभी इसको मिक्स नहीं करेंगे। आप कहेंगे कैसे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सोडियम परमाणु की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 281 हो जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये जो आपका सोडियम है इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? आप कहेंगे सर एक। तो ये एक क्या है इसका? सर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हम लोग सोडियम के संयोजकता की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा ये जो सोडियम है ये क्या करता है? तो आप कहेंगे सर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और ये क्या बना लेता है? आप कहते हैं सर Na+ बना लेता है। इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाती है? सर एक ही हो जाती है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दोनों चीज़ बराबर हो गया, तो समझ में नहीं आया। मेरे मित्र एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 और 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा और संयोजकता क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि जस्ट आपने अभी बताया कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो उसकी क्या कहलाती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? आप कहेंगे सर 6। तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए ऑक्सीजन की संयोजकता की तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाएगा वो उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। तो जरा सा आप हमको ये बताओ कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? आप कहेंगे सर ये गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हो जाएगा? सर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है? आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। और तब जाकर के ऑक्सीजन क्या बना लेगा? आप कहेंगे सर O2- बना लेगा। मेरे मित्र यहाँ पे इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, और किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन किया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, यानी कि वैलेंसी कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1/9g, दूसरा ऑप्शन है 9g, तीसरा ऑप्शन है 1/3g और चौथा ऑप्शन है 3g। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा? मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा।
भाई मेरे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, और फिर कहा जा रहा है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो जरा सा पहले आप हमको ये बताओ कि अगर हम लोग पृथ्वी पर g के मान की बात करते हैं तो क्या कहते हैं। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Gme/re²। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप कहते हैं Gme/re²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, ये कहीं पे भी नहीं बदलता है। और साथ ही me क्या है, आप कहेंगे सर मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये re क्या है, तो आप कहेंगे सर रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब आपके पृथ्वी का द्रव्यमान m है और पृथ्वी की त्रिज्या आपका r है, तब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो आप कह रहे हैं सर Gme/re²। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए लेट कोई आपका क्या है, ग्रह है, क्या है सर, ग्रह है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रह है इसका द्रव्यमान यानी कि जो m है, इस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो सर पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 यानी कि me/3। और इसका त्रिज्या कितना है, तो सर इसका जो त्रिज्या होगा यानी कि r होगा वो कितना कहा जा रहा है, तो सर पृथ्वी के त्रिज्या का 1/3 यानी कि re/3। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस ग्रह पे जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g' का वैल्यू होगा वो कितना होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे भी g' जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर g का वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान के जगह क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं और हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 लेना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे m के जगह क्या लिखेंगे, me/3 लिखेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप re² की जगह क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं और ग्रह का जो त्रिज्या है वो re/3 बोला जा रहा है लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर re/3 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा Gme/3 और re² अब बटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 का भी स्क्वायर होगा यानी कि ये 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा Gme/3 अगुना ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो लीजिए सर 9 को ऊपर रख दे रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, तो सर re² हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 3 तिया 9। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × Gme/re²। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे है और उसी को आपने थोड़ा सा एक्सटेंडर करके यहाँ पे लिख दिया है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, आप कह रहे सर G = Gme/re², और यही वैल्यू आपको कहाँ पे आ रहा है, तो सर यहाँ पे आ रहा है Gme/re²। तो क्या हम इसके जगह G लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई मेरे आप क्या निकाल रहे हो, तो गुरुजी हम G' निकाल रहे हैं। तो G' = आप क्या कह सकते हो, तो सर 3 और इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, तो सर G रख सकते हैं। यानी कि जो आपका ग्रह का जिसका द्रव्यमान आपने पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 माना है, त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का 1/3 माना है, वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 3G होगा। कितना होगा, 3G होगा। तो आप बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में लगेगा कि टफ है, लेकिन जब आप कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे तो लगेगा इससे आसान तो और कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि किरण की गति कम हो जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। और चौथा ऑप्शन है कि किरण की गति कम हो जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या स्थिति होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग प्रकाशीय सघन माध्यम और प्रकाशीय विरल माध्यम की बात करते हैं, यानी कि प्रकाशीय सघन बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, और जब हम लोग प्रकाशीय विरल माध्यम की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं।
और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश की चाल सघन माध्यम में क्या होती है, तो सर कम होती है। क्या होती है, कम होती है। जबकि विरल माध्यम में क्या होती है, तो सर प्रकाश की चाल जो है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हम सबों को अच्छे से मालूम है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, सघन माध्यम में जाएगी, तो सर वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश की किरण अगर सभी सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन अगर विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, आप कहेंगे सर अभिलंब से दूर भागेगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। ये चीज आप सबों को मालूम होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसी दो कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की स्थिति क्या होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी उसकी जो गति होगी वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो अभिलंब से दूर भागेगी। तो मेरे मित्र देख लो कि आपका ये बात आपके किस ऑप्शन में है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ही ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। अभिलंब से दूर झुक जाएगा मतलब क्या हुआ, अभिलंब से दूर भागेगी। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे, when we talking about optically denser medium, then in a denser medium speed of light is decreases। जब हम लोग बात करते हैं प्रकाशीय सघन माध्यम की तो उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, तो सर कम जाती है। लेकिन प्रकाश की किरण किस ओर झुक जाती है, तो सर अभिलंब यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रकाशीय विरल माध्यम की तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और क्या होता है, तो सर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये दो कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। बाकी के इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप हलवा टाइप सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, चौथा ऑप्शन है अल्कोहल। मेरे मित्र नो डाउट आप सभी कभी न कभी पेट्रोल पंप पे ज़रूर गए होंगे और आपको ये बताना है कि पेट्रोल पंप के किसी एक पंप पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है आपके इस चारों ऑप्शन में से, और सही जवाब इसका क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि H+ आयन की सांद्रता में कमी। दूसरा ऑप्शन है OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है OH- आयन की सांद्रता में कमी। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये क्या दर्शाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग pH स्केल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, pH स्केल की बात करते हैं। ध्यान में रखिएगा pH स्केल का खोज किसने करा था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। और आपके pH स्केल पे कितना से कितना तक नंबर लिखा हुआ रहता है, आप कहते हैं सर 0 से लेकर के 14 तक लिखा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए एक pH स्केल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन खींच लिए सर, अब इस पर हम 0 से लेकर के 14 तक नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये क्या हो गया सर 14। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो ये 7 वाला पॉइंट है ये किस बिंदु को दर्शाता है, आप कहते हैं सर उदासीन बिंदु को दर्शाता है, यानी कि न्यूट्रल बिंदु को दर्शाता है। यानी कि अगर किसी बिलियन का pH वैल्यू 7 है तो वो कैसा होगा, आप कहेंगे उदासीन होगा। ध्यान देंगे अगर किसी बिलियन का pH वैल्यू 7 से कम है तो आप क्या कहेंगे, सर वो अम्लीय होगा। क्या होगा सर, अम्लीय होगा। ध्यान देंगे अम्ल में आपका कौन सा आयन रहता है, तो आप कहते हैं सर H+ आयन रहता है। तो अगर किसी बिलियन का pH वैल्यू 7 से कम है मतलब उसमें किसकी सांद्रता बढ़ेगी, आप कहेंगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। ध्यान देंगे कि जब हम लोग 7 से इधर चलते हैं, 7 से 14 की ओर चलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर किसी बिलियन का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आप कहते हैं सर क्षारीय बोला जाता है। और क्षारीय विलयन जो होते हैं उसमें कौन सा आयन होता है, आप कहते हैं सर OH- आयन होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी 7 से हम इधर जितना बढ़ते जाएंगे OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी विलयन के पीएच मान के 7 से कम बोले तो क्या कहेंगे कि सर वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा बोले तो क्या कहेंगे सर क्षारीय होगा, और 7 बोले तो क्या होगा सर उदासीन होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होते चला जाएगा तो सर क्या होगा, तो सर उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। और अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता चला जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सर उसमें OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, आप क्या कहेंगे 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो OH- आयन की सांद्रता क्या होगी, तो सर बढ़ती चली जाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या होता है, आप क्या कहेंगे कि सर OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि दो वस्तुएं ए और बी किसी वेग से गति कर रही है। वस्तु ए का द्रव्यमान बी से 2 गुना अधिक है। वस्तुओं ए और बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात KA/KB होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपका दो वस्तु है ए और बी और ये किसी वेग से गति कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका जो वेग है, दोनों ही वस्तु का जो वेग है वो क्या है, तो सर एक का वेग जो है v है और दूसरा का भी वेग हम लोग क्या मान लेते हैं, तो सर v ही मान लेते हैं। और साथ ही फिर क्या कहा जा रहा है कि इस दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें a का द्रव्यमान b के 2 गुना से अधिक है, यानी कि a का जो द्रव्यमान है वो b के द्रव्यमान का 2 गुना है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे मान लेते हैं कि b का जो द्रव्यमान है वो कितना है, तो सर b का द्रव्यमान इक्वल टू m। तो क्वेश्चन के अनुसार a का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर a का द्रव्यमान 2m हो जाएगा। क्या है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो a का द्रव्यमान है वो b के द्रव्यमान का 2 गुना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आप ये कह रहे हैं कि सर b का द्रव्यमान m है और a का द्रव्यमान 2m है और दोनों जो है वो v वेग से गतिमान है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस दोनों ही वस्तु का जो गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा यानी कि KA/KB होगा वो क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है 12mv² और यह फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बस फर्क क्या होगा, तो सर मास का फर्क होगा। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप Ka लिखे हैं ऊपर में, K यानी कि A का द्रव्यमान आप कितना लिए हैं, तो सर 2m लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ द्रव्यमान यानी कि m की जगह क्या होगा, आप कहेंगे 2m हो जाएगा। और सर वेग तो कहेंगे सर v² होगा। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा का तो फॉर्मूला हम लोग 12mv² लिखते हैं। ध्यान देंगे कि आपका जो वस्तु B है उसके लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, आप कहेंगे सर 12mv² ही होगा। फर्क क्या होगा, तो सर यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने वस्तु B का वेग भी v माना है और द्रव्यमान भी कितना माना है सर m माना है। तो सर यहाँ पे इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा 12m × v²। मेरे मित्र ध्यान देंगे ये हाफ और ये हाफ सेटल हो जाएगा, ये m और m सेटल हो जाएगा, ये v² और v² सेटल हो जाएगा। ऊपर में क्या बच जा रहा है, तो गुरुजी 2 बच जा रहा है। तो आप ये बताओ कि KA/KB यानी कि दोनों वस्तु के गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। आप कहेंगे सर 2:1, लेकिन हम लोग 2 भी कह सकते हैं। आप बताओ कि आपके किस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, आप कहेंगे सर हमारे दूसरे ऑप्शन में ही 2 दिया हुआ है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है फोकस, दूसरा ऑप्शन है वक्रता के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, चौथा ऑप्शन है वक्रता केंद्र। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कल ही सॉल्व कराया है। मैंने आपको क्या बताया था, मान लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा क्या है एक अवतल दर्पण है। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये क्या होगा ध्रुव, ये क्या होगा तो सर जी फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आप कहेंगे वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा सर वस्तु को रख दिया। एक प्रकाश की किरण ऐसे आएगी सर परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और दूसरा हम लोग क्या लेंगे, तो सर दूसरा जो है वो हम लोग वक्रता केंद्र के अनुदिश लेंगे। तो वक्रता केंद्र के जब हम लोग अनुदिश लेंगे तो ये आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। थोड़ा सा दर्पण हम लोग को यहाँ पे बड़ा बनाना होगा,
आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सर ये अगर इस तरह से यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र से परे बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। ध्यान देंगे, मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र से परे बनता है, वक्रता केंद्र से परे बनता है। ध्यान में रखेंगे, परे इन द सेंस यहाँ पे क्या लिया जा रहा है सर, अनंत लिया जा रहा है। प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, आप कहेंगे सर प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और क्या होगा, तो सर उल्टा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, तो सर वस्तु छोटा है जबकि प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बन रहा है, तो सर बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से परे कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में फोकस दिया हुआ है, तो अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को अनंत पे रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। आप कहेंगे कि सर हमारे दूसरे ऑप्शन में वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर दिया हुआ है, तो ये बताओ कि हमारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो मेरे मित्र इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, और अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पे रखा जाए तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो आप इसका उल्टा भी ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे चौथे ऑप्शन में वक्रता केंद्र दिया हुआ है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी अगर अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ठोसों, दूसरा ऑप्शन है गैसों, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा, चौथा ऑप्शन है द्रवों। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि ये सभी हैं क्या। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे ये सभी पदार्थ की अवस्था है, और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो पदार्थ की अवस्था होते हैं टोटल वो कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन सा, तो पहला है ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा है आपका गैस, चौथा है आपका प्लाज्मा, और पांचवा होता है आपका BEC, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस को क्या बोला जाता है, पदार्थ का लोकप्रिय अवस्था बोला जाता है, क्योंकि हम लोग के डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पदार्थों के इस तीनों अवस्था से हम लोग क्या होते रहते हैं, तो सर रूबरू होते रहते हैं। ये क्या कहलाता है, पदार्थ का लोकप्रिय अवस्था कहलाता है, जबकि प्लाज्मा क्या कहलाता है, चौथा अवस्था कहलाता है, और BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट क्या कहलाता है, पदार्थ का 5वां अवस्था कहलाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इन पांचों ही पदार्थ के अवस्था में सबसे ज़्यादा कणों की गतिज ऊर्जा किस में होती है, प्लाज्मा में होती है। किस में होती है, प्लाज्मा में होती है। और ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा जो है ये क्या है, तो एक्चुअली में ये एक आयनिक गैस है जिसमें क्या होता है, तो सर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मा अवस्था में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को बांधने के लिए कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसीलिए इसमें कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है, आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, सर ऑप्शन में प्लाज्मा दिया हुआ है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपके ऑप्शन में प्लाज्मा न दिया हो, अगर आपके ऑप्शन में प्लाज्मा न दिया हो और आपसे क्वेश्चन करा जाए कि निम्नलिखित में से किस में पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तब आप क्या टिक करेंगे, तो सर तब आप गैस टिक करेंगे। ये दो चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ऑप्शन में प्लाज्मा रहेगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर गैस से भी ज्यादा कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा की होती है, इसीलिए सही आंसर हमारा प्लाज्मा होगा।
लेकिन क्वेश्चन फिर से यही पूछा जाए कि निम्न में से किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और उसमें आपका ऑप्शन प्लाज्मा ना दिया हुआ रहे, गैस दिया हुआ रहे, तब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। ध्यान दीजिएगा कि ठोस में क्या होता है, तो सर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, जिसके वजह से ये अपने सतह में तैर नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ही न्यून होती है, कम होती है। लेकिन द्रव में जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है वो ठोस के अपेक्षा कमजोर होता है। तो हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सर ठोस के अपेक्षा द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन गैस के जो कण होते हैं उसके बीच में बहुत ही क्षीण आकर्षण बल होता है, और जिसकी वजह से गैस के कण अपने सरफेस में बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ठोस और द्रव के तुलना में सबसे ज्यादा कणों की गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में होती है। लेकिन ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा कणों की गतिज ऊर्जा किसमें होती है? प्लाज्मा में होती है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है ये और कहाँ पे पाया जा सकता है? तो सर ये बहुत ज्यादा तापीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि आपका सन में पाया जाता है, जो आपका सूरज बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है प्लाज्मा अवस्था के मौजूदगी के चलते। तारों का चमकीला दिखाई पड़ना किसके मौजूदगी के चलते? तो सर प्लाज्मा अवस्था के मौजूदगी के चलते। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, सर उस इंडिकेटर में भी क्या मौजूद रहता है? प्लाज्मा अवस्था मौजूद रहता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली प्लाज्मा अवस्था है क्या? तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, यानी कि चौथा अवस्था है, जो क्या है? एक आयनिक गैस है। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। ये कहाँ पाया जाएगा? तो सर सूरज और तारों का चमकीला दिखाई पड़ना किसके चलते? प्लाज्मा अवस्था के चलते। और सर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में इंडिकेटर लगा हुआ रहता है वो भी चमकीला दिखाई पड़ता है, किसके वजह से? प्लाज्मा अवस्था के मौजूदगी के चलते। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गंडमाला ग्वेटर डैश की कमी के कारण होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को घेघा रोग बोला जाता है, और हम सबों को सदियों से मालूम है कि जो घेघा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो सीधे सीधे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में सोडियम भी दिया हुआ है, तो अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? तो सर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाए तो इंसान क्या हो जाएगा? तो सर कन्फ्यूज़न में चला जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भ्रम में जीना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ क्या होगा? तो सर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर बायोलॉजिकली इसको हम लोग हाइपरनेट्रोमिया कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि कैल्शियम आपके हड्डी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है, जिसमें हड्डी क्या होती है? तो सर ब्रिटल हो जाती है, यानी कि भंगुर हो जाती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में आयरन भी दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? और रक्तता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। बताइए, नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तीन समान प्रतिरोध R1 जिसका वैल्यू 6 ओम है, दूसरा भी आपका R2 6 ओम का ही है क्योंकि समान प्रतिरोध बोला जा रहा है, और R3 भी कितना है सर? 6 ओम का ही है। इन तीनों को किस में जोड़ा जा रहा है? तो गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि जब इस तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप कहेंगे 1/Rp इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या कहिएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। गुरुजी ये हो जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा 1/2। 1/Rp इक्वल टू क्या होगा? 1/2, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 ओम हो जाएगा। तो आप बताओ सही आंसर सर? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। बताइए, नहीं बनेगा। इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको पीछे के सेशन में कराया है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके क्वेश्चन में विभवांतर और धारा दिया हुआ रहे
तब शक्ति के लिए क्या फार्मूला लगाना है? तो सर आपने बताया था P = VI लगाना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, विभवांतर कितना है क्वेश्चन में? 6 वोल्ट। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 0.5 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 तिया कितना होगा सर? 6। शक्ति कितना हो जाएगा? 3 वाट। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 3 वाट दिया हुआ है। आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। कोई भी चीज़ को भैया ऊपर फेंकोगे और नीचे आ जाता है, तो रीजन क्या है सर? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है सर? आपका पहला ऑप्शन है कि नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही वाहियात बात है, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। आप कहेंगे सर केंद्राभिमुखी बल यहाँ पे कहाँ से होगा? जब वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो सीधे नीचे आएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते। केंद्राभिमुखी बल जब वस्तु वृत्तीय गति में होगा तब ना हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे तो वस्तु वृत्तीय गति में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ सर? चला गया। तीसरा ऑप्शन है वस्तु द्वारा किए गए कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। आप कहेंगे सर ये भी गलत ही है। चौथा ऑप्शन है एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है और इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सही आंसर सर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH डैश होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई बार आपने बताया है कि जब हम लोग टूथ डिके की बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, टूथ डिके को ही हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? दंत क्षय कहते हैं। तो ये टूथ डिके यानी कि दंत क्षय कब होना स्टार्ट हो जाता है? तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हमारे मुंह का pH लेवल 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है तब क्या होता है? टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ डिके में क्या होता है? तो सर दांतों पे जो है अम्ल क्रिया करके क्या करती है? दांत में होल बना देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डेंटल कैविटी कहते हैं। और ये किसके वजह से होता है? टूथ डिके के वजह से होता है, यानी कि दंत क्षय के वजह से होता है। आप कहेंगे सर ये मुंह का pH लेवल 5.5 से कम कैसे चला जाता है? तो जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, मीठा पदार्थ या कोई मीठा पेय पदार्थ हम लोग पीते हैं और रिंस वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं, कुल्ला वगैरह अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर हम लोग प्रॉपर रूप से अपने मुंह को साफ नहीं रख पाते हैं, तो जो आपका मीठा पदार्थ होता है वो आपके दांतों के कण वगैरह में फंस जाता है। और जब आप उसको अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लार के साथ क्या करता है? तो सर रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है? अम्ल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से क्या होता है? आपके मुंह का जो pH लेवल होता है वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, यानी कि 5.5 से कम हो जाता है। और आपके दांत पे क्या होता है? तो अम्ल क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दांतों में क्या हो जाता है? होल हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल कैविटी कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH डैश होता है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 8 से 9 के बीच। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है 5.5 से 6.5 के बीच। आप कहेंगे सर ये भी गलत है, क्योंकि 5.5 से 6.5 ये तो बढ़ रहा है ना, घट नहीं ना रहा है। तीसरा ऑप्शन है 5.5 से कम। आप कहेंगे सर ये सही है। तो सही आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही हलवा सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? बताइए नहीं बनेगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम लोग तत्वों के वर्गीकरण की बात परमाणु संख्या के आधार पे करेंगे, तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है जो मॉसले के द्वारा दिया गया, उसका आधार क्या था? तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण में सजाने का। आप कहेंगे परमाणु संख्या। बाकी के न्यूलैंड, डॉबरेनर और मेंडलीफ, इन तीनों का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? आपका पहला ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी। आप कहेंगे सर ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप बताइए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया? हेनरी मॉसले ने बनाया। ये आपका किस चीज़ पे आधारित है? परमाणु संख्या पे आधारित है। आपका दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। तीसरा ऑप्शन है डॉबरेनर का त्रिक, जिसको हम लोग डॉबरेनर का ट्राइड रूल भी कहते हैं। ये भी किस पे आधारित है?
परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। तीसरा ऑप्शन है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी किस पे आधारित है, तो सर परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। आप कहेंगे सर कैसे हम समझेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए आवर्त नियम हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि तत्वों का जो गुण होता है वो उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए आवर्त नियम है। जबकि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें क्या बताया गया था कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या का आवर्त फलन होता है। और आपका जो डॉबरेनर का त्रिक नियम है, इसमें डॉबरेनर ने क्या बताया कि अगर तत्वों को 3-3 के समूह में उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे के दोनों ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। तो ये भी किस पे आधारित, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित। अब आ गए न्यूलैंड बाबा, इनका भी किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे। क्या बताया इन्होंने कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण किसके समान होगा, पहले के समान होगा। तो आपका जो ऑप्शन बी, सी और डी है ये किस पे आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पे, जबकि ऑप्शन ए किस पे आधारित है, परमाणु संख्या पे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम वाहिकाएं, तीसरा ऑप्शन है भरण उत्तक, चौथा ऑप्शन है विभोज्योत्तक उत्तक। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तक प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग पौधे के संवहन उत्तक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संवहन उत्तक की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि गुरुजी 2 संवहन उत्तक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, तो गुरुजी जाइलम जो है वो जड़ से पत्ती तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है, जल पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जो आपका फ्लोएम है इसका मेन काम क्या होता है, तो गुरुजी ये फूड और हार्मोन्स, ध्यान में रखिएगा कि पौधे द्वारा तैयार किए गए भोजन और साथ ही साथ पौधे के जो हार्मोन होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से, ध्यान देंगे कि प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से बोले तो जहां पे सर भोजन निर्माण होगा तो प्रकाश संश्लेषक हिस्सा क्या होगा, पत्ती। तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधे के पत्ती से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत क्या बनेगा, पौधे के लिए भोजन बनेगा, कहाँ पे, पत्ती में। वहां से भोजन को पौधे के हर एक भाग में किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा। आप कहेंगे सर जब फूड और हार्मोन का संवहन फ्लोएम करता है तो जाहिर सी बात है कि फ्लोएम के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में ही फ्लोएम दिया हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में जाइलम वाहिकाएं दिया हुआ है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये किस में होगा, तो सर जाइलम उत्तक में होगा। आप कहेंगे गुरुजी तीसरे ऑप्शन में भरण उत्तक भी दिया हुआ है, तो भरण उत्तक कौन है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के सरल अस्थायी उत्तक को ही क्या बोला जाता है, पौधे के सरल अस्थायी उत्तक को ही क्या बोला जाता है, आप सभी याद रखना, भरण उत्तक बोला जाता है। भरण उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, यानी कि ये वैसा टिश्यू होता है जो पौधे के शरीर को क्या करता है, भरता है। ध्यान में रखेंगे कि सरल अस्थायी उत्तक कौन कौन है, मैंने कई बार बताया है, आप लोगों को भूलना नहीं है। स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, ये तीनों क्या कहलाते हैं, पौधे के सरल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, ग्राउंड टिश्यू, या हिंदी में भरण उत्तक, जो क्या करते हैं, तो पौधे के शरीर को भरने का कार्य करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि भरण उत्तक संवहन बंडल में नहीं पाया जाता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही आप कहेंगे सर ऑप्शन में विभोज्योतक उत्तक दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी विभोज्योतक उत्तक जो है वो पौधे में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि विभोज्योतक उत्तक में क्या होता है, कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है, जिसके चलते पौधे के ये वृद्धि वाले इलाकों में पाया जाता है। और आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि विभोज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर हिंदी में इसको शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं, पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक कहते हैं और अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में
कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो क्या होगा इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कार उच्च गति से चल रहा है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी। बताइए नहीं बनेगा। कोई भी चीज़ अगर गतिमान होगा तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र वैसा बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अगर आप दो दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, आप दोनों के बीच में भी क्या लगता है, तो सर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चूंकि ये एक कमजोर बल होता है, इसकी नेचर ही कमजोर वाली होती है, कम आकर्षण वाला होता है, इसलिए आप दोनों दोस्त को पता नहीं चल पाता है कि आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में घर्षण बल भी दिया हुआ है। मैंने पीछे के सेशन में भी बताया था, घर्षण बल एक अपोजिटिंग फोर्स है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। किस बल का उदाहरण है, आप कहेंगे संपर्क बल का उदाहरण है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी मेरे मित्र। इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे होंगे वो पक्का साइंस में 100% स्कोर किए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बारे में सोच सकते हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके। ध्यान देंगे, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है। आपका पहला ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना होता है, और दूसरा ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से गुना करना होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब केल्विन और डिग्री सेल्सियस की हम लोग बात करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया था, केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पे गुना और भागा वाला काम नहीं होता है। क्या होता है सर, जोड़ने और घटाने वाला काम होता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना होगा, केल्विन से क्या करना होगा सर, डिग्री सेल्सियस में जाना होगा, तो क्या करेंगे -273। क्या करेंगे -273। और अगर हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो क्या करेंगे +273। तो आप देखिए कि आपका अगला ऑप्शन क्या सब है। आपका तीसरा ऑप्शन है कि दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। आप कहेंगे सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केल्विन पैमाने से सेल्सियस में जाना है, ना कि सेल्सियस से हमको केल्विन में जाना है। तो सर हमको केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए तो -273 करना होगा, जबकि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना होगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर हमको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तब हम क्या कहते हैं कि सर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केल्विन से हमको डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो हमारे चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा। आप कहेंगे सर ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सही ऑप्शन सर ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे मित्र अभी भी नहीं समझ पाए होंगे। मेरे मित्र परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपको कोई बोल दे कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो केल्विन में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, खटाक से 273 जोड़ देंगे। ले चला जोड़ दिए, कितना हो गया, तो सर जी ये हो गया 373 केल्विन। अब अगर आपसे कोई पूछ देगा ये बताओ कि 373 केल्विन जो है डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो खटाक से 273 घटा देंगे। तो 273 लोग घटा दिए, 0 0 कितना हो गया सर 100 डिग्री सेल्सियस। तो बस आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे 273 घटा देंगे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे 273 ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि सोल्डर डैश मिश्र धातु है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सोल्डर जो है वो आपके दिए गए ऑप्शन में से किसका मिश्र धातु है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी हम लोग सोल्डर की बात करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। और सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु होता है, तो आप कहते हैं सर ये लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। ध्यान में रखेंगे टीन का सिंबल SN होता है। तो लेड और टीन का जो मिश्र धातु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में लेड और टीन दिया हुआ है।
आप कहेंगे कि सर हमारे चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है लेड और टीन, तो सही आंसर तो आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर और जिंक, तो कॉपर और जिंक कौन से मिश्र धातु का कंपोजिशन होता है? भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉपर और जिंक से क्या बनता है, तो सर ब्रास बनता है। एकरे हम लोग क्या कहते हैं चेला, पीतल कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पीतल है उसके कंपोजिशन फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि उसका जो अवयवी तत्व है वो कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे कॉपर और जिंक। क्या कहेंगे, कॉपर और जिंक। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में निकेल दिया हुआ है और साथ ही साथ कॉपर दिया हुआ है और जिंक दिया हुआ है, तो क्या इस तीनों के मिश्रण से भी कोई मिश्र धातु बनता है? बिल्कुल बनता है सर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो चला अगर कोई ये पूछ दे ये बताओ कि जर्मन सिल्वर जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, आप कहेंगे निकेल, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। आप कहिएगा कि सर हमारे तीसरे ऑप्शन में कॉपर और टीन दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉपर और टीन के मिश्रण से आपका कौन सा मिश्र धातु बनता है, तो ब्रॉन्ज बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कांसा जो मिश्र धातु है उसका कंपोनेंटल फैक्टर कौन है, तो आप क्या कहेंगे, कॉपर और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है, जबकि कॉपर और जिंक के मिश्रण से आपका क्या बनता है, ब्रास यानी कि पीतल बनता है, और लेड और टीन के मिश्रण से सोल्डर, और साथ ही निकेल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। तो यहाँ पे आपका ये चारों ही ऑप्शन जो है वो कोई ना कोई मिश्र धातु था और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। किसी भी पौधे के बीज में जो आगे वाला पौधा उस बीज से विकसित होगा वो किस रूप में होगा, आप कहेंगे एम्ब्रायो के रूप में होगा, भ्रूण के रूप में होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं कि ये सर प्लांट का कोई बीज है तो ये अंकुरित होगा, तो ये जो सर अंकुरित होगा तो ये किससे अंकुरित होगा, तो आप कहेंगे सर भ्रूण से, एम्ब्रायो से। और ध्यान में रखेंगे कि जो बीज आपका अंकुरित होता है तो जो ये ऊपर की ओर जाता है, ये बाद में चल करके क्या करता है, तो सर पौधे के तना को विकसित करता है। तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, परांकुर बोलते हैं। और ये आकर के क्या करता है, तो सर जड़ को विकसित करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। और साथ ही क्या ध्यान में रखेंगे कि पौधे के बीज में जो पौधा भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को स्टोर करके रखता है वो क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे बीज पत्र होता है। क्या होता है, बीज पत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोटिलेडॉन्स कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी पौधे के बीज से जो आगामी पौधा, अगला पौधा तैयार होगा वो किससे होगा, तो सर भ्रूण से। और पौधे के बीज में खाद्य पदार्थ जो स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, तो सर बीज पत्र में। और जो भ्रूण अंकुरित होगा तो अंकुरित होने के बाद जो उसका ऊपर वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, परांकुर, जो बाद में चल करके क्या विकसित करेगा, सर तना को। और जो नीचे वाला भाग होगा वो किसको विकसित करेगा, तो आप कहेंगे सर मूलांकुर को, यानी कि ये बाद में चल करके जड़ में बदल जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, आप कहेंगे सर भ्रूण के रूप में होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में वर्तिकाग्र दिया हुआ है। मेरे मित्र स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि जो आपका एंदर होता है वो क्या होता है, तो सर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और आपका दूसरा ऑप्शन है बीजांड। आप कहेंगे सर इसको भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जो अंडाणु है उसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बीजांड बोला जाता है। आप कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन में अंडाशय दिया हुआ है। मतलब ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे अंडा का निर्माण होता है और जहाँ पे अंडा का स्टोर होता है उसी को क्या बोला जाता है, अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू नेट बल होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व की ओर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर की ओर, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है दक्षिण की ओर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई वस्तु उत्तर की दिशा में एक नियत वेग से गति कर रहा है, तो इस पर लागू नेट बल क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोनो डायरेक्शन में चले, ओकरा से हमरा कोई मतलब नहीं है। जब हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये नियत वेग से गति कर रहा है, जब ये नियत वेग से गति कर रहा है मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है
और कांस्टेंट वेलोसिटी के सेंस में वस्तु का त्वरण कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 का है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन यहाँ पे ये नियत वेग से चल रहा है, इसका वेग कहीं पे परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है सर 0। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो चला नेट बल कितना होगा, आप कहेंगे सर F इक्वल टू होता है ma, और आप कह रहे हैं कि जो त्वरण है वो 0 है, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पे लागू नेट बल क्या होगा, आप क्या कहेंगे 0 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर 0 हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा होता है तो किसी बिंदु पर इन चारों में से कौन सा एक ऊर्जा बढ़ जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिरेगा तो ऐसा संभव है कि किसी बिंदु पर उसका वेग क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा हो जाएगा। तो सर जब वेग ज़्यादा हो जाएगा और किसी भी वस्तु के गति के चलते कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा। और हम लोग कहते हैं कि सर वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है वो वेग पे डिपेंड करता है। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो जिस किसी भी बिंदु पर उस वस्तु का वेग ज़्यादा हुआ होगा वहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई होगी, तो सर बढ़ गई होगी। तो आपका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल लॉजिक वाला पूछा गया था। तो आप बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो यांत्रिक ऊर्जा दिया हुआ है, तो मेरे मित्र मैंने आपको कल भी बताया है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई बार मैंने आपको बता दिया है। आपका चौथा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो आपका किसी भी केमिकल में जो एनर्जी उत्पन्न होता है या किसी केमिकल के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।